नमस्कार। मिड डे प्राइम के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले इस वक्त की तमाम ताजा तरीन सुर्खियों पर। सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के लिए खड़ी की नई मुसीबत। सोशल मीडिया पर वायरल बयान में भारत को धमकाते हुए पाकिस्तान को बताया संप्रभु और एटमी संपन्न देश। भाजपा ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान ने कांग्रेस की नीयत की खोली पोल। सत्ता में आने पर 2 पत्नियों वाले घर को 2 लाख रुपए देने का वादा बना विवाद की वजह। भाजपा ने लिया आड़े हाथों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में प्रचार। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कांग्रेस पर बरसे, कहा आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर वाला। भाजपा के धुरंधर नेता भी प्रचार में जुटे। अमित शाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में तो जेपी नड्डा हरियाणा और चंडीगढ़ में संभाल रहे हैं कमान। राजनाथ सिंह दुमका में जनसभा और गोड्डा में करेंगे रोड शो। विपक्ष ने तेज की चुनाव प्रचार की धार। प्रियंका गांधी ने अमेठी में की जनसभा। मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में करेंगे पब्लिक मीटिंग। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कानपुर और कन्नौज में संयुक्त जनसभा। मायावती भी यूपी में करेंगी चुनाव प्रचार। 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से नामांकन भरे। कांग्रेस यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से भरेंगे पर्चा। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने गोरखपुर से नामांकन किया दाखिल। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार। भारतीय सेना गोला बारूद का आयात अब करेगी बंद। गोला बारूद के उत्पादन में देश बनेगा आत्मनिर्भर। भारतीय सेना के एडीजी मेजर जनरल वीके शर्मा ने कहा, घरेलू इंडस्ट्री से सभी मांगों को पूरा करने का है लक्ष्य। और पहलवान बजरंग पुनिया की बढ़ी मुश्किलें। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बजरंग पुनिया को किया सस्पेंड। नाडा को डोप सैंपल देने से किया था इनकार। और अब सभी खबरें विस्तार से। आज की जो बड़ी और अहम खबर है उससे हम शुरुआत करना चाहते हैं इस बुलेटिन की। कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान देने का सिलसिला अभी भी थम नहीं रहा है। कांग्रेस अभी सैम पित्रोदा के बयान से उबर भी नहीं पाई थी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर के एक और विवादित बयान ने उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। वायरल वीडियो में वो पाकिस्तान की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं और उसके आगे भारत को कमतर आंक रहे हैं। मणिशंकर अय्यर वीडियो में धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है और भारत को उससे इज्जत से बात करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी शक्ति देश है और वो कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि और मसल पावर दिखाकर उसे कमजोर समझने की गलती ना करें। वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है। और कहीं
गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे। तो मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इज्जत करनी चाहिए और पाकिस्तान से भारत को डरने की जरूरत है, डरना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की क्या कुछ स्थिति है वो सबके सामने है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की क्या कुछ स्थिति है वो अच्छे तरीके से देख रही है। और एक समय में कांग्रेस के सबसे बड़े बयानवीर नेता रहे मणिशंकर अय्यर विवादित बयान देने वाले नेताओं की सूची में फिर से शुमार हो गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व भारतीय राजनयिक मणिशंकर अय्यर ने कुछ महीनों पहले पाकिस्तान की तारीफ की थी। अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान के लोग प्यार मिलने पर प्यार बरसाते हैं। मैं अब तक जिस भी देश में गया वहां इतना खुले दिल से स्वागत नहीं किया गया जितना कि पाकिस्तान में किया गया। वहीं अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मणिशंकर अय्यर ने आजादी को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई थी। अय्यर ने कहा था कि पिछले 7 सालों से हम अमेरिकियों के गुलाम बनकर रह गए हैं। एक सेमिनार में अय्यर ने कहा कि साल 2014 के बाद से हम अमेरिका के गुलाम हैं। वहीं 2017 में अय्यर ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री के आवास पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई बैठक के संबंध में भी तथाकथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। वहीं साल 2014 में उन्होंने कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूं कि 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर वो यहां आकर चाय बेचना चाहते हैं तो हम उनके इसके लिए जगह दिला सकते हैं। तो ये कुछ विवादित बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की तरफ से, और इस पर सियासत होनी ही थी, प्रतिक्रियाएं आनी ही थी। भाजपा ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा के नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये नया भारत है जो कि किसी से डरता नहीं है। किसी हालत में पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी एक्शन करने के लिए वो तैयार नहीं है। पाकिस्तान के एक्शंस, टेरर हो या पाकिस्तान के कोई भी अलग एक्शंस हो, कांग्रेस पार्टी का एक, ये मणिशंकर अय्यर का इशू नहीं है, ये राहुल गांधी से लेकर नीचे तक, ये जो विनोद महाराष्ट्र में जो लीडर है, सभी का एक ही बिहेवियर है। नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया है ये, पाकिस्तान को छोड़ो, कहीं और देखो, आरएसएस का कॉन्स्पिरेसी है। पुंछ में अभी एक एयर वॉरियर का डेथ हुआ है, नहीं, पुंछ में ये हमने किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी हम सब के लिए बहुत अहम मुद्दा है। और कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में रहता है। भारत जानता है कि मुंहतोड़ जवाब हमें कैसे देना है। कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। और भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है, और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। तो साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है, ये कहना है कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ नेता का। और इस सबके बीच मणिशंकर अय्यर के इस विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा भारत की सुरक्षा के साथ समझौता किया है, वहीं भाजपा ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भाजपा राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर काम करती है। कांग्रेस ने हमेशा भारत की सुरक्षा के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के प्रिंसिपल पे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। आज जो भी देश हो, हर देश जो भी भारत के ऊपर
आंख उठा के देखेगा, आंख में आंख मिला के बात करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी रखती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब देना वो प्रिंसिपल होना चाहिए, बिल्कुल उसी बात पे स्पष्ट है। और वहीं भाजपा नेता रवि किशन ने मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान वाले बयान पर कहा है कि आज का भारत शक्तिशाली है। उन्होंने पाकिस्तान की चरमराती अवस्था का भी जिक्र किया है। पाकिस्तान इस वक्त तो अपने लिए अनाज जुटा रहा है, खाने की तकलीफ है, वो कटोरा लिए यहाँ वहाँ जा रहा है। ये मणिशंकर अय्यर को कहीं अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये कांग्रेसी वाला भारत नहीं रहा, ये भारत अभी बहुत शक्तिशाली हो गया। ये मोदी जी का भारत है। पाकिस्तान बाप बाप करता है, माँ माँ माई माई करता है। मोदी जी का चेहरा दिखा दो तो सब खाली उन लोग फोटो दिखा देते हैं मोदी जी को, सबको मिर्गी आने लगता है पाकिस्तान में। और मणिशंकर अय्यर के बयान पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से जो सांसद हैं उन्होंने भी, जो प्रत्याशी, उन्होंने इस पूरे बयान की निंदा की है, भर्त्सना की है। कांग्रेस के उम्मीदवार उदित राज ने कहा है कि मणिशंकर अय्यर डॉक्टर सैम पित्रोदा इस्तीफा दे चुके हैं, तो जब इस्तीफा दे दिए हैं तो उन्हीं के साथ उनका बयान चला जाता है, कांग्रेस का बयान नहीं। मणिशंकर अय्यर जी की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, इसलिए वो जो कहते हैं उनका व्यक्तिगत है। कांग्रेस का ऐसा कोई मत नहीं है, कांग्रेस इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। तो आपने देखा सैम पित्रोदा के मामले में भी कांग्रेस यही कहकर बच गई कि ये उनका निजी राय है, और इस मणिशंकर अय्यर के मामले में भी उदित राज कह रहे हैं कि ये उनका निजी राय है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं, और जैसा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की राय है, ये कांग्रेस की ऐसी ही नीति है। और इस सब के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान की उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कड़ी आलोचना की है। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी पराजय की सुनिश्चित संभावना देख करके ये सारे कांग्रेसी बौखला गए, और जिन्हें भारत की सेना पर भरोसा नहीं है, भारत के सेना के पास जो दुनिया के सबसे सक्षम अस्त्र और शस्त्र का भंडार है उस पर भरोसा नहीं है, तो उन्हें भारत में रहने की जगह पाकिस्तान जाना चाहिए। और कांग्रेस एक और नेता हैं जिन्हें वोट बैंक के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी, जी हां, कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस की नीयत की पोल खोल दी है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भूरिया ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, और अगर किसी के 2 पत्नियां हैं, 2 बीवियां हैं, तो उनके खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांतिलाल भूरिया को उनके विवादित बयान के लिए आड़े हाथों लिया है। अच्छा है, यानी मुसलमान को 3 शादी है तो 3 लाख देंगे। ये देंगे कहां से? इटली से लाके देंगे क्या? आज तक तो दिया नहीं। दादी जी ने कह गई थी इंदिरा जी आधी रोटी खाएंगे, ये लोग कहे इंदिरा जी को जिताएंगे। आज झूठी घोषणा कर जिनकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो चुकी है, उनके वादे पर क्या कहना। और कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के बयान पर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांतिलाल भूरिया ने दिखा दिया है कि महिलाओं को सम्मान देने की तथाकथित गारंटी सिर्फ महिलाओं को वस्तु के तौर पर देखने के लिए थी। यह गारंटी सिर्फ वोट बैंक के लिए ही है। कांतिलाल भूरिया जी ने सारी स्कीम खोल दी कांग्रेस पार्टी की, बता दिया कि जो महिलाओं को तथाकथित रूप से उनके सम्मान के लिए गारंटी दी जा रही थी, वो सम्मान नहीं, महिलाओं को वस्तु और सामान की तरह देखने की गारंटी है। और किस प्रकार से वोट बैंक को जितनी आबादी बढ़ा दोगे उतना हक देने की गारंटी है। क्योंकि कांतिलाल भूरिया जी कहते हैं
कि यदि आपकी एक शादी हुई है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, यदि आपकी 2 पत्नियां हैं तो 2 लाख मिलेंगे। मतलब कि संदेश ये दिया जा रहा है, डॉग विसल जिसे कहते हैं, कि अधिक से अधिक शादी कीजिए और अधिक से अधिक पत्नियां रखेंगे तो अधिक से अधिक 1-1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। ये कितनी अपमानजनक सोच है महिलाओं के। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस के बयान और उसके बाद प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक आ रहे विवादित बयान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिड डे प्राइम में। और अनंत जी, ये क्या है कांग्रेस का? हमने पहले देखा सैम पित्रोदा, उसके बाद मणिशंकर अय्यर, उसके बाद कांतिलाल भूरिया। ये क्या सोच है कांग्रेस की? एक तरफ महिलाओं का अपमान, दूसरी तरफ पाकिस्तान से प्रेम और प्यार। क्या दिखाता है ये कांग्रेस की सोच? देखिए, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक समानता में उनका सोच पता चलता है। आप अगर मणिशंकर अय्यर को देखो तो करियर डिप्लोमेट रहे हैं, उनकी भाषा बहुत अनंत जी, आपकी आवाज जो है वो इको होकर हम तक पहुंच पा रही है। मुझे लगता है कि कुछ इसमें सुधार की जरूरत है। फिलहाल हम आपको ये बता दें, अनंत जी हमारे साथ बने रहिए, कि जिस तरह से जो बयान आ रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक तरफ कहा जा रहा है कांतिलाल भूरिया जो कि इस बार कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हमने जिनकी एक पत्नियां हैं उन महिलाओं को हमने 1 लाख रुपए दिए और 2 पत्नियां हैं तो हम 2 लाख रुपए दिया करेंगे योजना के तहत। महिलाओं का अपमान सीधे तौर पर। दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर जो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमें पाकिस्तान से डरने की जरूरत है, पाकिस्तान से बातचीत करो, मसल पावर मत दिखाओ। ये क्या दिखाते हैं, किस तरह की सोच है? और जिसको लेकर प्रतिक्रिया में बीजेपी ने कहा है कि हमें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, भारत बहुत शक्तिशाली है, भारत के पास एटम बम है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन भारत, जैसा कि रविकिशन ने कहा, कि वो खुद रोटी के लिए मोहताज है पाकिस्तान। लेकिन कांग्रेस के नेता ये बार बार कह रहे हैं कि हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन भारत का साफ तौर पर स्टैंड है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर वो बंद नहीं करता आतंकवाद को उसकी घटनाओं को, तब तक हम उसके साथ बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार इसी राग पे आलाप रहे हैं कि हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए। हमारे साथ अनंत विजय लगातार बने हुए हैं। अनंत जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए, ये किस तरह के बयान और किस तरह की सोच दिखाती है कांग्रेस पार्टी की? मैं असीम जी यही कह रहा था कि इनका जो सोच है, ये जिस प्रकार से मणिशंकर अय्यर ने बोला है या जिस प्रकार से कांतिलाल भूरिया ने बोला, उस पर मैं बाद में आता हूं। पहले मणिशंकर के बयान पे चर्चा कर लेते हैं जी। ये करियर डिप्लोमेट रहे हैं, राजीव गांधी के बहुत खास रहे हैं, और जब करियर डिप्लोमेट कोई आईएफएस ऑफिसर कोई वक्तव्य देता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, तो उनके शब्दों का चयन बहुत दुरुस्त होता है। तो आप देखिए मणिशंकर अय्यर किस प्रकार से भारत को पाकिस्तान के बराबर ले जाकर खड़ा कर रहे हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो कंगाल होने जा रहा है, एक ऐसा राष्ट्र जो दिवालिया होने के कगार पर है, एक ऐसा राष्ट्र जहां गेहूं और राशन की लाइनों के लिए झगड़ा हो रहा है, एक ऐसा राष्ट्र जो भूखों मरने के लिए अशक्त है, वैसे राष्ट्र से एक ऐसे राष्ट्र की तुलना करना भारत की जो विकसित होने का स्वप्न देख रहा है और जिसकी पूरे विश्व में एक वैश्विक धमक बन चुकी है। और अनंत जी, पाकिस्तान को लेकर तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फेल्ड स्टेट है, और उसकी तुलना मणिशंकर अय्यर एक विकसित होते देश के साथ कर रहे हैं। बहुत ही हास्यास्पद बयान। असीम जी, आप तो बड़ा फेल्ड स्टेट नहीं, मैं तो मिजरेबली फेल्ड स्टेट कहता हूं उसको। रिलीजियस पाथ पर चलकर पाकिस्तान जिस प्रकार से मतलब मिजरेबली फेल्ड हो चुका है, उसके ताकत से हमको डराने का प्रयास हो रहा है कि काहुटा से अगर बम दब जाएगा तो 8 मिनट में रेडियो एक्टिव किरणें कराची से अमृतसर पहुंच जाएंगी और ये हो जाएगा और उनसे बात करनी चाहिए और ये करना चाहिए। क्या हम 26/11 के उन शहीदों को और 26/11 की वो 160-62 मौत को भुला चुके हैं? उससे पहले भी अनंत जी, उससे पहले भी जब वाजपेयी जी ने लाहौर बस सेवा की शुरुआत की, हमने उसके बाद करगिल गया, वही तो उसके बाद देखिए सीरीज में हमने परवेज मुशर्रफ को यहाँ आगरा बुलाया, उसके बाद हमें क्या मिला? उसके बाद भी तमाम गवर्नमेंट ने उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, हमारे पास वो डेटा है, रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बाद हमें मिला क्या पाकिस्तान की तरफ से? सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और निर्दोष लोगों की हत्या यहाँ पे, और उसका सपोर्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी। इनकी पार्टी के ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ट्रैक 1, ट्रैक 2 और पता नहीं जाने कितने ट्रैक की डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ की। क्या नतीजा मिला? 26/11 का हमला हुआ, मुंबई में इतने बम विस्फोट हुए।
तो पाकिस्तान भरोसे के लायक है ही नहीं। जाने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है, ये समझ से परे है। इमरान खान तो सर खुद ही एडमिट कर चुके हैं कि उनके पास जब वो पीएम थे कि 30 से 40 हजार आतंकवादी जो है वो तैयार हैं बिल्कुल। कभी पाकिस्तान इनकी प्रशंसा करता है, कभी ये पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं। असीम जी, अगर आप देखिए तो ये बड़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दोनों के प्रति, पाकिस्तान का कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस का पाकिस्तान के प्रति। लेकिन जो जन भावना, उनको ये नहीं समझ पा रहे हैं। जन भावना इसके बिल्कुल विपरीत है। आज हम एक ऐसे राष्ट्र बन चुके हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर आगे बढ़ चुका है। पिछले 10 साल में कभी भी पाकिस्तान की बात नहीं होती। याद करिए 10 वर्षों पूर्व हर समय हम पाकिस्तान को कोसते रहते थे, हम उनसे बात भी करते थे, वो हम पर हमले भी करते थे, फिर हम उनके सामने बात करने के लिए चले जाते थे। तो ये जो इंडिया का पाकिस्तान के प्रति सॉफ्टवेयर डिप्लोमेसी का था वो चेंज हो चुका है, वो एकदम यू टर्न हो गया है। बिल्कुल टिट फॉर टैट हमारी डिप्लोमेसी में चल रहा है। और आनंद, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा भी है और कई सारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा भी है कि देखिए हम बातचीत करेंगे लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि अगर पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को प्रश्रय देना बंद करे तो हम उसके साथ बातचीत करेंगे, नहीं तो और कोई भी कंडीशन में हम किसी भी तरह से बातचीत नहीं करेंगे। और इस पर पूरे देश का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है कि पाकिस्तान के प्रति जो उनका रवैया है उसको लेकर पूरे देश ने एक नहीं 2 बार नरेंद्र मोदी को मैंडेट दिया है। तो आप इस तरह से देखें कि डिप्लोमेसी सिर्फ विश्व शांति और कबूतर उड़ाने से और टेलीफोन ये बैलून उड़ाने से डिप्लोमेसी नहीं होती है। ये संभव ही नहीं है कि एक भी भारतीय नागरिक मारा जाए सीमा पर और हम उनके साथ बातचीत के टेबल पर जाए। ये अतीत में हुआ होगा, पर अब वो भारत नहीं है जो अपने सैनिकों की शहादत के बावजूद टेबल पर जाकर पाकिस्तान से बात करता है। वो भारत है जो अपनी सैनिकों की शहादत का बदला, अपने नागरिकों की शहादत का बदला उनके घर में घुसकर मारने वाला भारत है। ऐसे में अगर मणिशंकर अय्यर को लगता है कि कहुका में और कहीं उनके पास परमाणु बम है, तो उनको सलाह दे के एक बार देख लें कितना समय लगेगा पाकिस्तान को। ये मणिशंकर अय्यर जी को अंदाजा होगा इस बात का। बिल्कुल। अगर अनंत जी, अगर मणिशंकर या जैसे वरिष्ठ नेता अगर इस तरह की बातें कहते हैं, वो पाकिस्तान की इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, पॉलिसी को, इसका मतलब कि अगर आप पाकिस्तान की इस तरह की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप आतंकवाद को सह दे रहे हैं और आतंकवाद के मसले को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। बेगुनाहों के जो जान गए हैं उसको आप जायज ठहरा रहे हैं। असीम जी, इसी तरह के अप्रोच से भारत आतंकवाद से लहूलुहान होता रहा वर्षों तक। इसी तरह के अप्रोच से हमारे जवान बलिदान होते रहे, हमारे लोग मरते रहे। मुझे याद है एक दौर था जब हर शनिवार को कभी करोल बाग में, कभी अजमेर में, कभी अयोध्या में, कभी वाराणसी में बम फटा करते थे। पिछले 10 वर्षों से भारत की इसी टिट फॉर टैट की नीति की वजह से आतंक पर अंकुश लगा है और मणिशंकर अय्यर का बयान आतंक के इसी अंकुश को ढीला करने का एक प्रयत्न लगता है। मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़े सख्त शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन जिस देशवासियों की मृत्यु, हमने वो चीथड़े देखे हैं लोगों के, हमने 26/11 के मुंबई हमले के समय मासूम लोगों को मरते हुए देखा है, उनकी चीत्कारें सुनी है। मैं तब टेलीविजन में काम करता था और वो सारी चीजें अभी तक हमारे पास, और ये सारी चीजें भारत के जनमानस में अब तक जीवंत हैं, जीवित हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, इनके इन बयानों से वो घाव फिर हरे होते हैं असीम जी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों को आतंक करने की न सिर्फ दुस्साहस को बल मिलता है, बल्कि वो इस ओर प्रेरित भी होते हैं। और इसी में देखिए, पहले हमने कहा कि जिस तरह से सैम पित्रोदा, उसके बाद मणिशंकर अय्यर और अब कांतिलाल भूरिया, महिलाओं को लेकर जिनकी पार्टी में महिला हैं, वो कहते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करती है ये पार्टी। उन्हीं पार्टी के नेता जो कि कैंडिडेट में लोकसभा चुनाव में, वो कहते हैं कि एक पत्नी है तो 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया जाएगा, 2 पत्नियां हैं हंसते हुए हम 2 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। किस तरह से ये सम्मान कर रहे हैं महिलाओं का? एक बड़ी लंबी परंपरा रही है असीम जी। इनके यहाँ के नेताओं के जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है उनका अगर आप दिग्विजय सिंह की याद करें तो दिग्विजय सिंह ने मंच से अपनी ही एक महिला नेत्री के बारे में टंचमाल कहा था, आपको अगर याद हो तो। उसी तरह श्री प्रकाश जायसवाल ने पत्नी के पुरानी होने पर बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था, और अब कांतिलाल भूरिया ने इस तरह की बात कही है।
कि एक पत्नी पर 1 लाख, 2 पत्नी पे 2 लाख। तो क्या ऐसा होगा कि ये बहुपत्नीत्व प्रथा को आगे बढ़ाने का ये कांग्रेस पार्टी ये कार्य कर रही है? या दूसरी बात एक और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जो एक छिपा हुआ संदेश है कि क्या ये उस तबके के लोगों के लिए एक संदेश है जिस तबके में 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां करने वही की तुष्टिकरण वाली छूट बात है। आ रही है फिर से। जी, तो फिर ये तुष्टिकरण कहीं, मैं ये प्रश्न उठा रहा हूँ असीम जी की, कहीं ये तुष्टिकरण के लिए दिया गया बयान तो नहीं है? बिल्कुल। कहीं ये उस साफ तौर पे समुदाय वही दिख को रहा है। लुभाने का बयान तो नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो 3 तलाक पर और मतलब तलाक 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 कहकर महिलाओं को जिस प्रकार से प्रताड़ना दी जाती थी उससे दूर करने के लिए कार्य हो रहा है। एक दूसरे तरफ आप उत्साहित कर रहे हैं कि आप 2 शादी कर लो, आप 3 शादी कर लो, आप 4 शादी कर लो। ये निहायत मूर्खतापूर्ण और निहायत ही आपत्तिजनक बयान है महिलाओं के। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आपको। अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा, 1 वोट दिए थे। किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में। जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं, आप उनके लिए 2 कदम नहीं चल सकते? सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और इंडी अगाड़ी के नेताओं को गरीब विरोधी बताया। उन्होंने शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के उनके लिए दिए आपत्तिजनक बयान का भी जवाब दिया। पीएम ने कहा कि विरोधी दल के लोग उन्हें गाली देते हुए भी तुष्टीकरण का ध्यान रखते हैं। ये लोग इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो गरीब को दुत्कारते हैं, उसे तरसा तरसा कर रखते हैं। आज एक गरीब का बेटा आपका सेवक बनकर के प्रधानमंत्री पद से ये जब काम कर रहा है तो एक गरीब विरोधी मानसिकता वाले, शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये नकली शिवसेना वालों की गरीब से कितनी नफरत है ये इन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या?
और पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं के राम मंदिर के खिलाफ दिए गए बयान पर भी जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आइडिया ऑफ इंडिया पूरी तरह से 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कितना खतरनाक है, ये शहजादे के गुरु ने इसका भी खुलासा किया है। ये शहजादे के गुरु ने अमेरिका से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण और रामनवमी का उत्सव ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, भारत के विचार के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक कह दिया, मोदी मंदिर जाता है वो भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस मेरा मंदिर जाना भी भारत विरोधी है। बताइए भाई, क्या मंदिर जाना ये देशद्रोह है क्या? जरा आप बताइए, देशद्रोह है क्या? क्या ये भारत विरोधी काम है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं? आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए। ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग, ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग, ये हम सबके प्रभु राम और जिनका राम मंदिर जहां हम जाते हैं उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नंदुरबार में जनसभा के बाद तेलंगाना के महबूबनगर जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर प्रधानमंत्री ओडिशा का रुख करेंगे और भुवनेश्वर में एक रोड शो करेंगे। और बंगाल में सियासी जंग का अब एक नया रंग देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी 12 मई को राज्य में 4 चुनावी रैलियां करेंगे, जिसमें एक बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है। बैरकपुर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह को अचानक पता चला कि पीएम की निर्धारित सभा में खलल डालने के लिए रैली वाले मैदान में ट्रैक्टर से खुदाई की जा रही है। उन्होंने तुरंत ही इसकी शिकायत चुनाव आयोग और पुलिस से भी की। मौके की नजाकत को भांपते हुए बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट मौके पर पहुंची और मैदान में हो रहे खुदाई कार्य को रुकवाया और जमीन को सामान्य स्थिति में लाने के लिए रोलर चलवाया। हालांकि तृणमूल नेता सोमनाथ श्याम ने दावा किया कि सौंदर्यीकरण के लिए मैदान में पिछले कई दिनों से खुदाई का काम चल रहा था। तो इस तरह से विरोध किया जा रहा है प्रधानमंत्री का अलग अलग तरीके से। हमारे सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी लगातार बने हुए हैं। प्रसेनजीत, आप अगर चुनाव में नहीं जीत पा रहे हैं, आप फाइट नहीं कर पा रहे हैं चुनावी मैदान में, तो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वहां रैली नहीं करने देंगे, आप जमीन को खोद दिए, फील्ड को खोद दिए। क्या आपको लगता है कि इससे भाजपा को रोका जा सकता है? देखिए असीम, पहले हम लोग देखते थे कि भाजपा नेताओं की हेलीकॉप्टर उतारने नहीं दिया जाता है। ऐसा पिछले कई बार हमने देखे हैं, इस बार नहीं, पिछले कई चुनाव में हम देखे हैं। योगी आदित्यनाथ की हेलीकॉप्टर उतारने नहीं दिया, पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उतारने में भी कई सारे इस तरह की हथकंडे अपनाया गया है। लेकिन ये जो है ना, ये हमको बंगाल की निवासी होने की नाते एक तरह की शर्मिंदगी है जी। कि इस तरह की, एक तो ये जो मैदान है ये एक जूट मिल का मैदान है, इसके साथ वहां की जो प्रशासन है या शासन है उनका कोई संबंध नहीं है। ये जो सैम साहब ने जो कुछ भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि इनका इस मैदान की ब्यूटिफिकेशन के लिए इसका खुदाई किया जा रहा है, ये जरा पूरी तरह से एक झूठ बयान है। और ये इतनी झूठ है कि जो पुलिस है बंगाल की, उनको भी समझ में आ गया कि इसको आगे बढ़ने दिया तो वो भी
शायद इलेक्शन कमीशन की जो नजर है वो नजर में आ जाएंगे और इनकी जो पेशा है या कैरियर है उस कैरियर के ऊपर एक धब्बा लग जाएगा। ये आप देख ही पा रहे हैं कि ट्रैक्टर अभी ये जो देख पा रहा है कि यहाँ पे रोलर चलाया जा रहा है और ये 11 तारीख तक ठीक करना पड़ेगा। 12 तारीख तक या 12 तारीख यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो ये राजनीति का इतना ही लो है, इतना गंदे तरीका है जो बंगाल बारी बारी में पूरे देश के सामने रख रहा है, जो हमारे लिए दूसरी बार एक शर्मिंदगी की बात है। असीम, बिल्कुल, राजनीतिक तौर पे विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरह से इतने निम्न स्तर पर गिर के राजनीति करना कि जहां प्रधानमंत्री जाने वाले हैं उस मैदान को ही आप खोद दें, ये मुझे लगता है कि एक अच्छी राजनीति नहीं कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हमारे पास तक पहुंचाने के लिए। समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। भाजपा के दिग्गज भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला में एक चुनावी रोड शो किया। तो जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला में एक रोड शो किया। आप देख सकते हैं उस रोड शो में जो तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए विपक्ष का भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। आज विपक्ष के कई दिग्गज मतदाताओं को लुभाने के लिए मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनावी सभाएं करेंगे। खड़गे का दिन का पहला चुनावी कार्यक्रम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है, जहां वो एक प्रेस वार्ता कर लोगों के सामने पार्टी का चुनावी एजेंडा रखेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष तेलंगाना के भोंगीर में चुनावी सभा कर लोगों से वोट मांगेंगे। शाम को खड़गे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगी। मायावती लगातार चुनाव प्रचार को धार दे रही हैं। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के अमेठी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया। प्रियंका गांधी ने जनसभा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। समस्या ये है कि मोदी जी की सरकार ने परिस्थिति ये बनाई है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 30 लाख पद खाली पड़े हैं। लाखों बच्चे खाली हैं, घूम रहे हैं बेरोजगार। पद खाली है, तुम पद नहीं भरोगे। तो ये परिस्थिति बन गई है। जहां जहां से रोजगार बनता था, खेती से बनता था, खेती को तो ठप कर दिया इन्होंने। जीएसटी डाल के सामानों पे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। खेत चले जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। समस्या को हल करने के लिए किसी की कमाई खेती से नहीं हो रही है। आप पलायन करके जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो जो भी रोजगार मिलता है, दिहाड़ी मिलती है, तो ठेकेदार भी दिहाड़ी नहीं देता ठीक ढंग की। दिहाड़ी भी कम होती है, श्रमिकों का शोषण बहुत होता है। तो प्रियंका गांधी यूपी के अमेठी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। बढ़ेंगे आगे। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मैदान में हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो सपा ने किए हैं, इसलिए गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो। यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। और सातवें और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पटना साहिब बिहार लोकसभा सीट से उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने अपने नामांकन के दौरान पुनः अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, हम 400 के आंकड़े को पीएम मोदी के नेतृत्व में जरूर पार करेंगे।
कर्मभूमि है, पटना मेरी जन्मभूमि है और जनता के आशीर्वाद से मैं पटना साहिब के लिए काम करूंगा। देश के स्तर पर जो करता रहा हूं, यही संकल्प है। आज विशेष दिन है कि मेरी पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सभी नेताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, पुनः यहाँ मैं अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मैं आज नामांकन करने जा रहा हूँ। अभी सभा है और पटना साहिब से मेरी रिकॉर्ड जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कार्यकर्ता बहुत लगे हुए हैं और इस बार मोदी जी की अभूतपूर्व विजय होगी 400 के पार। और गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रवि किशन ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। तो भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने गोरखपुर सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और पिछली बार भी वो यहीं से जीत कर आए थे, संसद में पहुंचे थे और एक बार फिर से रवि किशन पर भाजपा ने भरोसा जताया है। एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया और उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर आज अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले कल केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था और इस हलफनामे में ईडी ने कहा कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है और ना ही संवैधानिक अधिकार है और यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी ने कहा कि पिछले 5 साल में 123 चुनाव हुए हैं और अगर नेताओं को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए तो किसी भी नेता को गिरफ्तार या फिर न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि साल भर कोई न कोई चुनाव होते ही रहते हैं। गौरतलब है कि ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी द्वारा 9 समन जारी करने के बावजूद भी केजरीवाल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वो घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। वो अब तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत याचिका है उस पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड के खूंटी, जहां इस वक्त अमित शाह भाजपा के वरिष्ठ नेता एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इतना शुरू किया था 2025 में भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती आएगा। मोदी जी ने वो वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष, आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहने आया हूं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आप जिस कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे हो, वो कांग्रेस पार्टी सालों तक झारखंड की रत्ना को रोक कर रखी। झारखंड राज्य कब बना? जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी ने हमारे झारखंड को बनाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। और भाइयों बहनों, अटल जी ने झारखंड को बनाया और मोदी जी झारखंड को संवारने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में सालों से कांग्रेस के राज में आदिवासियों का पूरा उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। पूरा आज अर्जुन मुंडा जी जिस मंत्रालय के मंत्री है, वो मंत्रालय ही नहीं था। आदिवासी कल्याण मंत्रालय गृह विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी के पास था। अटल जी ने जनजाति आयोग और जनजाति मंत्रालय का गठन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भाइयों बहनों, आज यहां राहुल बाबा आकर
जनजाति कल्याण की, आदिवासी कल्याण की बात करते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 75 साल तक कांग्रेस 6 दशक सत्ता में रही, कभी किसी आदिवासी बेटे बेटी को देश का राष्ट्रपति आपने बनाया क्या? मैं कांग्रेस पार्टी को सीधा पूछना चाहता हूं, इतने सालों तक आदिवासी को प्रतिनिधित्व देने का आपको नहीं याद आया? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर देश भर के आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के जमाने में जल, जमीन और जंगल तीनों पर नक्सलवाद का छाया छाया हुआ है। झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य नक्सलवाद के साए में थे। और ये नक्सलवादी पशुपति तू तिरुपति का नारा लगाते थे और इसके कारण ही इतने सालों तक इस क्षेत्र में विकास नहीं आया। आपने 2 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त कर विकास की गंगा बहाने की शुरुआत करी है। भाइयों बहनों, मैं आज डंके की चोट पर यहां कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड और बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, बूढ़ा पहाड़ पर इतने सालों के बाद रेशन कार्ड बटे, दवाइयों की दुकानें खुली, अब पब्लिक हेल्थ सेंटर भी बन रहा है। ये काम हमारे मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। अभी मैंने जो सारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम दिया, वो सभी के लिए देश भर में 10 स्पेशल सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल स्वतंत्रता सेनानियों का म्यूजियम बनाने का काम 200 करोड़ के खर्चे के साथ हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे झारखंड के खूंटी से, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बीते 70 सालों में कांग्रेस ने आदिवासियों के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को भी प्रश्रय दिया गया, नक्सलवाद को खत्म करने का काम बीते 10 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। तो ये कुछ अहम बातें जो कि गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के वरिष्ठ नेता, झारखंड के खूंटी में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कह रहे थे। और जैसा कि हमने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और सुनवाई में ये कि क्या अरविंद केजरीवाल को, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको अंतरिम जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। विकास, क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि कल जिस तरह से ईडी ने जो दलील दी है वो काफी मजबूत दलील है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है या फिर नहीं? बिल्कुल असीम, 2:30 बजे के बाद उम्मीद है कि इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी और यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी को पूरी तरह चुनौती दी हुई है और ये कहा है कि मामला ही खत्म होना चाहिए, उस मुद्दे पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन सुनवाई इससे पहले जब सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि वो अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है, उस मुद्दे पर आज ऑर्डर आने की पूरी उम्मीद है। हालांकि क्या वो आदेश सुनवाई के शुरू में कोर्ट देगा या सुनवाई पूरे होने के बाद उस मसले पर आदेश आएगा, ये देखना होगा हमें। थोड़ी देर बाद स्थिति स्पष्ट होगी। जहां तक ईडी के हलफनामे की बात है तो ये बातें
जो बहस चली थी उसमें भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से भी इन बातों को रखा गया था। और उस वक्त याचिकाकर्ता यानी अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन पर लागू नहीं होती, जैसे वो अभी तक उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनको केवल एक्यूज बनाया गया है। और इसके अलावा उन्होंने टाइमिंग्स को लेकर के जो सवाल उठाए थे उसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत पर विचार किया कि क्या फ़िलहाल चुनाव के कैंपेन के लिए उनको किसी तरह की कोई राहत दी जा सकती है। तो ये सारी बातें एफिडेविट में भी आई हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी एक एप्लीकेशन दाखिल की है उस मसले पर, अरविंद केजरीवाल ने, और ये विरोध किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वो दलीलें पूरी सुन ली थी और किसी भी पार्टी से ये नहीं कहा था कि लिखित दलीलें या एफिडेविट वो फाइल करें, तो आखिर ईडी ने अलग से इसको एफिडेविट को फाइल क्यों किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसको रिकॉर्ड पर कोर्ट ना ले, अपने आदेश को बिना इस एफिडेविट को का संज्ञान लिए हुए कोर्ट अपना आदेश पारित करे। ये इस पर कोर्ट क्या करता है, कुछ देर में सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, तो 2:30 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला होता है उस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे। आत्मनिर्भर भारत की मजबूती को बढ़ाते हुए भारतीय सेना अगले साल तक गोला बारूद का आयात यानी कि इंपोर्ट बंद करने की योजना बना रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू उद्योगों ने फोर्सेस की गोला बारूद से जुड़ी सभी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा ली है। सेना वैश्विक बाजार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए भी तैयार है। सेना ने इस्तेमाल किए जाने वाले 175 प्रकार के गोला बारूद में से करीब 150 के लिए स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिए हैं, जिससे आयात को बंद किया जा सके। सेना के इस कदम का लक्ष्य यही है कि आने वाले साल यानी कि 2025-26 तक हथियारों के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से इंपोर्ट को बंद कर दिया जा सके। भारतीय सेना के एडीजी मेजर जनरल वीके शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगले वित्त वर्ष में सेना गोला बारूद का आयात नहीं करेगी। Guidance of Government of India, Indian Army launched an initiative for indigenizing their ammunition. We started with the vision that in next couple of years we'll have zero import of ammunition. It was a tall vision because in 60-70 years before that we were always dependent on imports for meeting our critical ammunition requirements. And it is the active cooperation of all the stakeholders, Government of India, Ministry of Defence, ordnance factories, industry partners, that today I am so happy to convey that we are very close to realizing our vision of zero import. Next financial year, 25-26 onwards, we will not have any import of ammunition other than quantities where the economical order quantities are not available for small quantities, where it is not economical for the industry to get into that particular ammunition. और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भागकर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और अब खेल जगत की खबरें। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सुचित्रा नमस्कार, क्या कुछ अहम खबरें आज खेल जगत में? शुक्रिया सीम। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से जुड़ी खबरों के साथ। इंडियन प्रीमियर लीग में आज अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला आयोजित होगा। एक तरफ सीएसके के सामने अंतिम 4 के दावे को मजबूत करने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के आगे अंतिम 4 की रेस में खुद को बनाए रखने की चुनौती है। पिछली बार जब दोनों टीमों का सामना इस मैदान पर हुआ था, तब साई सुदर्शन की 96 रन की पारी की बदौलत ही गुजरात की टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही थी।
बात कल खेले गए मुकाबले की। इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। धर्मशाला में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 60 रन से हरा दिया। मैच में पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी ने विराट कोहली की 47 गेंद पर 92 रन की पारी के दम पर 7 विकेट खोकर 241 रन बनाए। विराट कोहली के अलावा रजत पाटीदार ने 55 रन की पारी खेली। 242 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की टीम 17 ओवर में 181 रन पर ढेर हो गई। रिली रोसो ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। इस जीत के बाद आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के चलते नाडा द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी उन्हें सस्पेंड कर दिया है। बजरंग पुनिया ने सोनीपत में आयोजित चयन ट्रायल के बाद डोप सैंपल देने से इनकार कर दिया था। बजरंग से नाडा ने 7 मई तक इस पर जवाब मांगा था, जिस पर उनके वकील ने नाडा के नोटिस का जवाब दाखिल कर दिया है। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खेल अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आज खुल गए हैं। सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच सुबह 7 बजे विधि विधान से धाम के कपाट खुले। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने जय बाबा केदारनाथ के उद्घोष के साथ उनके दर्शन किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के मौके पर विशेष तौर पर मौजूद थे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी, देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही कपाट खुलते समय तीर्थ यात्रियों पर आकाश से हेलीकॉप्टर द्वारा फूल की बारिश हुई। इस मौके पर मंदिर को 20 क्विंटल से भी अधिक फूलों से सजाया गया। तो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल गए। तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प की बारिश की गई। खुद मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद थे और 20 क्विंटल से भी अधिक फूलों से सजाया गया इस मंदिर को। और श्री केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पवित्र दिन आ गया है और द्वार खुल गए और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहाँ पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की गई। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।